हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेस टू परीक्षा। आज हम लोग एम लक्ष्मीकांत का जो इंडियन पॉलिटी का बुक है उसको सीरीज़ में आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज फंडामेंटल राइट चैप्टर को देखेंगे। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल हर तरह के एग्ज़ाम जो है, आप चाहे यूपीएससी लीजिए, बीपीएससी लीजिए या स्टेट पीसीएस लीजिए, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम में देखिए आपको इस चैप्टर से जो क्वेश्चन भर भर के दिखेंगे। ठीक है, तो ये जो है सीरीज सेशन को जो है पूरा ज़रूर देखिए, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट, चलिए जो है इसको शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट क्या है? तो फंडामेंटल राइट के बारे में यह जो है हमारे पहले इसको डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है कहाँ से आया। तो फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे जो है इसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो फंडामेंटल राइट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में मेंशन किया गया है। हमने पार्ट पे जो है ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, पार्ट और शेड्यूल पे। आप अगर वो नहीं देखे हो तो उसको ज़रूर देखिए। आपको आर्टिकल को रिकॉल करने में, याद करने में जो है पार्ट को देखते हुए अगर आप आर्टिकल को याद रखते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन बेस पे जब रहेंगे तो आपको एलिमिनेशन करने में आपको काफ़ी सहूलियत होगा। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह मेंशन है। और कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक यह जो है मेंशन है। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट का, तो ये कौन से कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है हमारा? तो हम जो फंडामेंटल राइट इंक्लूड किए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यूएसए के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे जो फंडामेंटल बिल ऑफ राइट्स है उसके से इंस्पायर होके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे जो फाउंडिंग फादर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को इंक्लूड किया। अब क्या है कि फंडामेंटल राइट को जो है डिस्क्राइब किया गया है एज अ मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, जब हम ब्रिटिश कॉलोनी की बात करते हैं तो मैग्ना कार्टा एक तरह से चार्टर होता है। ठीक है, लाइसेंस। तो पार्ट 3 जो है यह एक मैग्ना कार्टा बोला जाता है इसको। ये काफ़ी जो है लॉन्ग और कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट है। अब जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है? जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है? किसे जो है कोर्ट द्वारा इन्फोर्स किया जाता है। अगर आपका जो है फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप जो है कोर्ट में जा सकते हैं, आपका जो है फंडामेंटल राइट जो वायलेट हुआ है वो रिस्टोर मतलब हो जाता है। तो ये जो है जस्टिसिएबल है, डैट मीन्स कि ये इन्फोर्स्ड होता है कोर्ट द्वारा अगर आप वायलेशन के अगर आपके फंडामेंटल राइट हुआ है तो। ठीक है, इसमें दिया है कि फंडामेंटल राइट आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। फंडामेंटल राइट को जो है हमारे संविधान के तहत हर जो भी पर्सन है सब के लिए गारंटी किया गया है बिना किसी भेदभाव के। ये जो है हमारे जो कंट्री का जो है इंडिविजुअल्स की इक्वलिटी है उसको दर्शाता है, इंडिविजुअल की डिग्निटी को दिखाता है और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को भी ये शो करता है। हमारे देश की जो है यूनिटी है उसको भी अपहोल्ड करता है। अब फंडामेंटल राइट का पर्पस क्या था कि फंडामेंटल है? तो इसका जो मेन पर्पस था फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। मतलब कि जो हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसके जो आइडियल है उसको प्रमोट करना, यह फंडामेंटल राइट का ऑब्जेक्टिव है। यह जो है हमारे कंट्री में जो ऑथोरिटेरियन एंड डिस्पेटिक रूल, यह क्या होता है? ऑथोरिटेरियन मतलब ऑटोक्रेसी टाइप का, मतलब कि एक ही आदमी जो है सब कुछ अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहा है। तो ऑथोरिटेरियन और डिस्पोटिक रूल को इस्टेब्लिश होने से यह रोकता है। ठीक है, और हमारे जो जैसे कि प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड फ्रीडम्स ऑफ द पीपुल अगेंस्ट द इन्वेजन बाय द स्टेट। अगर स्टेट द्वारा किसी तरह का उल्लंघन होता है किसी तरह का, तो हमारे जो लिबर्टी है, हमारी जो आज़ादी है, उसको प्रोटेक्ट करने में फंडामेंटल राइट काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। ये जो है हमारे जो एग्जीक्यूटिव, हमारे जो है 3 बॉडी हैं। एग्जीक्यूटिव हो गए जो कि लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं, लेजिस्लेटिव जो कि लॉ बनाते हैं, जुडिशियरी जो होता है वो मतलब कि क्या करते हैं, एक तरह से चेक एंड बैलेंस की काम करते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट ऑपरेट एज द लिमिटेशन ऑन द टायरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव की जो मनमानी है, मतलब कि उनकी जो मनमानी होती है उसको जो है ये लिमिट करते हैं फंडामेंटल राइट। और लेजिस्लेचर के जो आर्बिट्रेरी मतलब कि लॉ है उसको भी ये लिमिट करते हैं। इन शॉर्ट अगर कहा जाए सारे को, तो इसका एम है टू एस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज नॉट ऑफ मैन। ठीक है,
आगे देखते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है हमारे कितने फंडामेंटल राइट है। तो हमारे टोटल जो है 7 फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इसमें से जो है जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी जो 6th फंडामेंटल राइट है, इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1978 के तहत इसको रिपील कर दिया गया। इसको फंडामेंटल राइट से हटा के इसको क्या बना दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया गया। लीगल राइट या इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी कहते हैं। आर्टिकल है इसका 300 ये आर्टिकल में। अब है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक है। इसमें राइट टू इक्वलिटी के बारे में बताया गया है। राइट टू फ्रीडम के बारे में जो है आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक बताया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के अगेंस्ट में जो हमारा मौलिक अधिकार है उसके बारे में आर्टिकल 23-24 में डिस्कस किया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो रिलीजन पे जो हम आज़ादी है, मतलब कि इंडिया जो है ऑलरेडी एक सेकुलर कंट्री है। यहाँ पे किसी कोई भी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, स्टेट रिलीजन कोई नहीं है, सारे रिलीजन जो है यहाँ पे इक्वल है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 में मेंशन है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट की बात करें तो आर्टिकल 29 से लेकर 30 में है मेंशन। और प्रॉपर्टी जो था वो पहले आर्टिकल 31 में मेंशन था, जिसको हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, और इसको जो है लीगल राइट बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट 300A के अंतर्गत। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज आर्टिकल 32 जो होता है ये कहा गया। अब जो है यही बताया गया कि राइट टू प्रॉपर्टी जो आज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट था उसको जो फंडामेंटल राइट के लिस्ट से हटा दिया गया 44th जो अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, उसके तहत जो है इसको हटा के इसको लीगल राइट या इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी बोलते हैं 300A के अंतर्गत। कौन से पार्ट में, तब पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एट प्रेजेंट अगर बात करें तो हमारे पास ओनली कितने फंडामेंटल राइट है, तो हमारे पास केवल जो है 6 फंडामेंटल राइट है। अब है कि फंडामेंटल राइट जो है उसमें जो कुछ जो है इंडियन सिटीजन के लिए अवेलेबल है और कुछ जो है सारे लोगों के लिए अवेलेबल है। मतलब ओनली अगर कुछ ऐसे राइट हैं जो केवल इंडियन सिटीजन्स को ही लिए एप्लीकेबल, इंडियन सिटीजन्स पे ही एप्लीकेबल है, और कुछ जो है वो सारे लोगों के लिए है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फॉरेन एलियंस हो गए या कोई भी लोग हो गए, सबके लिए वो उसमें ये क्राइटेरिया नहीं है कि वो इंडियन सिटीजन्स है या नहीं है, वो क्राइटेरिया उसमें अप्लीकेबल नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे फॉरेनर हो गए या कोई लीगल पर्सन हो गए, इस सब के लिए वो राइट अवेलेबल है। अब देखते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में एक छोटा सा इसमें मतलब कि शॉर्ट वे में बताया गया, ब्रीफ वे में। इसको जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस आप जो है इसको थोड़ा ब्रीफ वे में देख लीजिए। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी क्या है, आर्टिकल 14 से 18। तो 14 में बताया गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है 14 में इसके बारे में जो है नीचे में जो है प्रॉपर वे में डिस्क्राइब किया गया है, तो हम उसको जो है प्रॉपर वे में आगे जो है इसको डिस्क्राइब करेंगे। आर्टिकल 15 जो है यह है डिस्क्रिमिनेशन से जो डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसको जो है प्रोहिबिट करता है यह आर्टिकल। मतलब इस पर जो है एक तरह से मतलब कि क्या कहते हैं भेदभाव को रोकथाम के लिए आर्टिकल है 15। अगला है 16 जो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए, उसके बारे में जो आर्टिकल 16 में बताया गया है। आर्टिकल 17 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और उसके प्रैक्टिस का भी प्रोहिबिशन, मतलब कि भेद जो छुआछूत का जो प्रैक्टिस है या फिर जो छुआछूत है उसको एबोलिश करने का जो मेंशन है वो आर्टिकल 17 में है। उसके बाद आर्टिकल 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल, मतलब कि आपका जो मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल है वो रहेगा, बाकी सारे जो टाइटल महाराजा, राजा, ये सब का जो टाइटल जो था वो सब एबोलिश कर दिया गया। उसके बाद उसका देखते हैं राइट टू फ्रीडम, यह आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक यह मेंशनड है। इसमें जो प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट रिगार्डिंग द फ्रीडम, इसमें बताया गया 6 राइट जो है वो आज़ादी से लेके आपको बताया गया है। वो कौन कौन से राइट हैं, फ्रीडम है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कि आप जो कोई भी चीज़ जो है बोल सकते हैं, उसको व्यक्त कर सकते हैं। वो असेंबली, मतलब कि अपना असेंबली का गठन कर सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं। मूवमेंट का फ्रीडम है, रेसिडेंस का फ्रीडम है और प्रोफेशन का फ्रीडम है। ये आर्टिकल 19 में बताया गया है। ये सब इसका 19 का सब क्लॉज है। आर्टिकल सब क्लॉज 19(1)(a) में
आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 में स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम, 19 के सब क्लॉज 2 में असेंबली का फ्रीडम, 19 सब क्लॉज 3 में एसोसिएशन का, 19 सब क्लॉज 4 में मूवमेंट का, 19 सब क्लॉज 5 रेसिडेंस और सब क्लॉज 6 जो है वो प्रोफेशन से रिलेटेड है। अब बात करते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, मतलब कि अगर कोई ऑफेंस हुआ है, मतलब जुर्म हुआ है, तो उसके कन्विक्शन के रिस्पेक्ट में जो प्रोटेक्शन है उसके रिलेटेड है आर्टिकल 20। 21 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21A ये जो है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन है। ये बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके थ्रू जो है इसको ऐड किया गया है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब एक तरह से प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है, प्रिवेंटिव डिटेंशन वो आर्टिकल 22 में आपका मेंशन है। आगे है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 टू 24। प्रोहिबिशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। अगर ह्यूमन बींग्स का ट्रैफिक मतलब कि वो नहीं होता है कि जो यहाँ से वहाँ जो ह्यूमन्स का जो है मूवमेंट कराते हैं वो इलीगल तरीके से, और फोर्स्ड लेबर मतलब उसको जो है फोर्स किया जाता है काम करने के लिए, तो वो जो है आर्टिकल 23 में जो है वो उसके बारे में मतलब मनाही किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है। आर्टिकल 24 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, इसमें बताया गया है कि 24 में कि कोई भी चिल्ड्रन जो है उसको जो है फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट के लिए इसमें मनाही किया गया है। आगे है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन से रिस्पेक्ट में जो है फ्रीडम वो 25 टू 28 है। पहला है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। 25 में बताया गया है कि सभी को आज़ादी है, वो किसी भी धर्म को अपनाए, किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार करे, प्रैक्टिस करे, वो उसकी आज़ादी है। राइट टू फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, अपने जो भी रिलीजियस अफेयर है रिलेटेड रिचुअल उसको मैनेज करने की आज़ादी है 26 के तहत। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनी। 27 में है कि आपको है कोई भी पेमेंट जो है आपको टैक्स के तौर पे आपको पे नहीं करना है किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, आगे 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मतलब आपको जो है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है पूजा या कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करने से आज़ादी है, वो आपकी इच्छा पे है। ठीक है, आगे है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 टू 30। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी, इसमें 29 में बताया गया है कि माइनॉरिटी का जो लैंग्वेज है, उसकी भाषा, उसके स्क्रिप्ट, उसके जो कल्चर है, उसके प्रोटेक्शन के बारे में जो है आर्टिकल 29 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 30 जो है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, मतलब माइनॉरिटी को जो है अधिकार दिया गया है टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि वह जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकता है, उसको एडमिनिस्टर भी कर सकता है। तो ये आर्टिकल 30 में है। आर्टिकल 32 जो है यह जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी का है कि आपका जो है अगर इन केस आपका जो है फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया है तो आप जो है उसको जो है लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्ट। ऐसे तो कन्वेंशन है कि आप पहले हाई कोर्ट जाए, लोअर कोर्ट जाइए, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि आप अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, मतलब लागू करने के लिए रिट्स इशू करता है। अब रिट्स क्या है, तो रिट्स एक है हैबस कॉर्पस, मंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सियोररी, क्यू वारंटो, ये आर्टिकल 32 में है। अब इसके बारे में जो है हम आपको अभी डिटेल नहीं कराएंगे, क्योंकि इसके बारे में रिट्स पे जो है स्पेशल जो है हमने एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। इसके बारे में जो है पूरा डिटेल जो है उस वीडियो में बताया गया कि हैबियस कॉर्पस कब लगता है, उसका क्या मतलब होता है, मंडेमस कब लगता है, किसके रिस्पेक्ट में लगता है, सर्सियोररी, क्यू वारंटो में क्या डिफरेंस है, ये सब जो है आपका प्रोहिबिशन कब किसके द्वारा लगाया जाता है, किस पे लगाया जाता है, कौन अथॉरिटी लगाता है, किस पे जो है ये लगाया जाता है, ये सब के बारे में जो है उसमें बताया गया है। तो आप जो है उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको ये सारे जो है रिट्स जो है आपको क्लियर वे में समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे है कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। इसका मतलब कि द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन देम, हाउएवर वेदर सच रिस्ट्रिक्शन आर रीजनेबल और नॉट टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। मतलब कि ये जो
फंडामेंटल राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं होते, मतलब कि आपको फुल्ली आज़ादी नहीं है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपको होते हैं, ठीक है, जो कि किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। मतलब कि आपको जो है इंडिविजुअल के राइट एंड दोज ऑफ द सोसाइटी एज अ होल बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल, मतलब आपके जो इंडिविजुअल लिबर्टी है और जो सोशल कंट्रोल है उस दोनों के बीच का जो बैलेंस है वो कोर्ट डिसाइड करती है, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट, ये सारे जो है फंडामेंटल राइट ये स्टेट के जो आर्बिट्रेरी मतलब स्वेच्छा से लिया गया एक्शन के अगेंस्ट में अवेलेबल है। हालांकि सम ऑफ देम आर आल्सो अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ, कुछ जो ऐसे हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी मतलब कि अगेंस्ट के लिए भी अवेलेबल है। कुछ जो फंडामेंटल है वो निगेटिव इन कैरेक्टर है, मतलब कि वो जो है लिमिट करता है स्टेट के अथॉरिटी को। कुछ जो है पॉजिटिव इन नेचर है, मतलब कि वो जो है कुछ प्रिविलेज देता है किसी पर्सन को, लोगों की जो है कुछ प्रिविलेज मतलब कि छूट एक तरह से। ये जस्टिसिएबल है, ऑलरेडी हमने बताया कि आप जो है कोर्ट जो है मूव कर सकते हैं इसके ऊपर, जब आप ये वायलेट हुआ तो आप कोर्ट को दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट, इसे जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिफेंड किया जाता है और गारंटी किया जाता है। पर इसमें बताया गया कि पर्सन एग्रीव पर्सन, जो भी उससे मतलब कि जिसका ऐसे लोग जिनका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है वो डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, नॉट नेसेसरली बाय वे ऑफ अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। उसको जो है हाई कोर्ट के जजमेंट पे जरूरी नहीं कि उसके वेट करे, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। दे आर नॉट सैंक्रोसैंक्ट और परमानेंट, ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। एक तरह से अगर आपको फंडामेंटल राइट ये सब चीज़ें परमानेंट नहीं है, इसे जो है अमेंडमेंट किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट में जो है अमेंडमेंट पॉसिबल है, लेकिन जब ये अमेंडमेंट है तो इसमें बताया गया था कि जैसे एक केस हुआ था 1973 की बात है, केशवानंदा भारती केस। इसमें जो है पहली बार जो है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी। ठीक है, वहाँ पे बताया गया था कि आप फंडामेंटल राइट में तो अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, बट जैसे पार्लियामेंट कैन कर्टेल और रिपील जो है फंडामेंटल राइट को जो है पार्लियामेंट जो है अपने लॉ के तहत जो है कम कर सकता है, रिपील कर सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही कि इसको अगर अमेंड करना है तो नॉर्मल लॉ जो होता है उसके तहत नहीं, आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि आर्टिकल 368 में मेंशन है उसके तहत ही आप कर सकते हैं। ऑर्डिनरी एक्ट के तहत जो है फंडामेंटल राइट को आप मतलब कि क्या कहते हैं उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए इसमें एक कंडीशन भी है कि आप जब अमेंडमेंट करते हैं 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो जो है डिस्टर्ब नहीं हो। जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर जो क्या है, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्लियरली एक तो मेंशन नहीं है, क्लियरली मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर, बस है कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और जो है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी हो, जुडिशियरी का इंडिपेंडेंसी हो, इस तरह के जो चीज़ें हैं ये सब आगे जो है बेसिक स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो उसमें अभी सारे जो है क्या क्या उसमें वो जो है एक तरह से क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जब जजमेंट बेंच बैठा था तो जो है वहाँ से जो डिस्कशन होते होते कुछ कुछ चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट लगा, जिससे जो है जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो मूल भाव है उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, उस सारे पॉइंट को जो है बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्राइन में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आगे है कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट है जो केवल सिटीजन्स को अवेलेबल है, फॉरेनर्स को नहीं, और कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट जो सिटीजन के साथ साथ फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है, बट जो फॉरेनर्स को अवेलेबल है उसमें जो है आपको एनिमी एलियंस को वो लिए अवेलेबल नहीं है। अब एनिमी एलियंस क्या है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में हमने जब सिटीजनशिप कराया उसमें बताया, हम जब किसी कंट्री के साथ हमारा जो है वार की स्थिति मतलब युद्ध की स्थिति रहती है तो वो हमारा एनिमी एलियंस कहलाता है। अब जो है हम देखते हैं कि कौन से आर्टिकल जो है केवल सिटीजन्स को अवेलेबल है। तो एक है आर्टिकल 15 जिसमें कि बात किया गया था
भेदभाव को, प्रोहिबिशन को लेके कि आप जो है किसी भी ग्राउंड पे जो है, रिलीजन हो गए, रेस हो गए, कास्ट हो गए, सेक्स हो गए, प्लेस ऑफ बर्थ हो गए, इस पे जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये जो है केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है, ये फॉरेनर के लिए नहीं है। आर्टिकल 15। उसके बाद आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, उसके लिए वो जो है केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है, आर्टिकल 16। उसके बाद आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के जितने भी सब क्लॉज है, जैसे कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, उसके बाद एसोसिएशन, उसके बाद रेसिडेंस, उसके बाद मूवमेंट, उसके बाद प्रोफेशन, ये सारे जो है वो आपको इंडियन सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है केवल। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी। अगर माइनॉरिटीज़ का जो है कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट का अगर प्रोटेक्शन की बात करें, जो कि आर्टिकल 29 में है, तो ये भी जो है इंडियन सिटीजन्स के लिए केवल अवेलेबल है। और आर्टिकल 30 भी जो है, जिसमें कि एस्टेब्लिश ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और उसके जो है एडमिनिस्टर करना, जो माइनॉरिटी को राइट दिया गया है, ये भी जो है आर्टिकल 30, ये भी केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए। बाकी अगर बात करें इक्वलिटी ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, 14। 20 जो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज, आर्टिकल 20। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 21 है जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है। 22 जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन है, जो कि अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स और फोर्स्ड लेबर, 23। 24 जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री के में। 25 जो है फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब कि आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, उनके जो है प्रोपगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 26 अब इसमें आज़ादी है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। और 27 जो है वो आपको फ्रीडम है कि आपको किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और एक है 28 कि आपको कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वर्शिप और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में अटेंड होने से जो है आपकी आज़ादी है। ये भी जो है कि दोनों को लिए अवेलेबल है, इंडियंस के लिए भी और फॉरेनर्स के लिए भी, बट ये जो है एनिमी एलियंस के लिए जो है वो नहीं है। आगे है कि फंडामेंटल राइट जो होता है कैन बी सस्पेंडेड, इसको सस्पेंड किया जाता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जब हमारे देश में अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस केस में जो है फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। बट जब नेशनल इमरजेंसी होती है तो हमारे दो राइट जो है वो सस्पेंड नहीं होता है, आर्टिकल 20 और 21। अब ये बताइए कि आर्टिकल 20 और 21 केवल इंडियन के लिए है एप्लीकेबल या दोनों के लिए? तो ये जो है दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। 20 जो है गया वो आपका प्रोटेक्शन ऑफ, ये हो गया आपका ऑफेंस से जो प्रोटेक्शन है, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस का जो प्रोटेक्शन है उसके रिलेटेड है। और 21 है पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड है। फर्दर इसके अलावा जो 6 फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 19 में मेंशन है, वो 6 कौन कौन से हैं? एक तो हो गया स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एक हो गया आपका असेंबली, एक हो गया एसोसिएशन, एक हो गया मूवमेंट, एक हो गया रेसिडेंस और एक हो गया प्रोफेशन। तो ये सारे जो 6 राइट्स हैं आर्टिकल 19 में, ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है ओनली, ये तब होता है जब इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी में जो है आपका आर्टिकल 20-21 वो जो है वो सस्पेंड नहीं होता है। इसके अलावा 6 जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 में मेंशन है, वो सब तभी आपको सस्पेंड होते हैं, वो जो है ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाते हैं। मतलब उसमें किसी तरह का ना ही लॉ पास करना होता है, ना कुछ बताना होता है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। अगर इंडिया में जो इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है वो उसका ग्राउंड जो है या तो वार की स्थिति है, मतलब युद्ध की स्थिति के ऊपर, या एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पे जो है, जिसको कि एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं, ये जो है नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, मतलब इंटरनल इमरजेंसी अगर हो उस केस में ये जो 6 राइट है आर्टिकल 19 में वो सस्पेंड नहीं होते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इसमें थोड़ा सा चीज़ें का जो चेंज है उसको ध्यान में रखिएगा। देयर स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ ई स्टेट्स। आर्टिकल 31B, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट रेगुलेशन इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल।
आर्टिकल 31 इज सेविंग ऑफ लॉ गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन। यह जो है आर्टिकल 31A 30 जो 1B 31C ये सब जो है जो भी लॉ है उसको जो है वैलिडेट करने से रिलेटेड है, उसको रेगुलेट करने के रिलेटेड है। ठीक है, आगे है कि आर्टिकल 33 में बताया गया कि देयर एप्लीकेशन टू द मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, पारामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी, एनालॉगस सर्विसेज कैन बी रेस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेटेड बाय पार्लियामेंट ओनली। मतलब कि अगर हम पारामिलिट्री, आर्म फोर्स, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करें तो उसके मेंबर पे जो है ये सब चीज़ लागू किसके द्वारा किया जाएगा, तो वो केवल पार्लियामेंट द्वारा ही किया जा सकता है। आर्टिकल 33 में मेंशन है। आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ के बारे में बताया गया है। मार्शल लॉ का मतलब है मिलिट्री रूल इम्पोज अंडर एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस टू रीस्टोर ऑर्डर। मतलब कि कुछ एबनॉर्मल ऐसा स्थिति पैदा हो जाती है, उस केस में जो है मिलिट्री रूल इम्पोज किया जाता है ताकि जो भी ऑर्डर है उसको रीस्टोर किया जाए, मतलब वापस पुनः से उसको स्थापित किया जाए। ये हमारे जो है नेशनल इमरजेंसी जो इम्पोज होता है उससे यह डिफरेंट है। तो ये मार्शल लॉ 34 में जो है वो मेंशन है। मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल, मतलब सेल्फ एग्जीक्यूटिव, व्हाइल फ्यू ऑफ देम कैन बी इन्फोर्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। कुछ जो फंडामेंटल है वो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है, कुछ जो है लॉ के बेसिस पे जो है इन्फोर्स किए जाते हैं। और लॉ किसके द्वारा बनाया था, ओनली बाय द पार्लियामेंट नॉट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। सो फंडामेंटल राइट पे जो अगर लॉ बनाने का राइट है वो केवल पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, आगे है डिफिनीशन ऑफ स्टेट। स्टेट का क्या डिफिनीशन है, तो आर्टिकल 12 ये याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टेट का जो डिफिनीशन है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 12 में जो है ये मेंशन है। क्या बताया गया है कि इसके डिफरेंट जो है कौन कौन से बॉडी जो है स्टेट में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जिसके एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ऑल लोकल अथॉरिटी, म्यूनसिपलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ये सब जो है स्टेट कहलाते हैं। ऑल अदर अथॉरिटी दैट इज स्टेचुटरी और नॉन स्टेचुटरी अथॉरिटी लाइक LIC, ONGC, सेल, ये सब। तो स्टेट जो है ये सारे जो बॉडी है, ऑर्गन है, ये सब को स्टेट बोला जाता है। इसलिए स्टेट हैज़ बीन डिफाइंड इन अ वाइडर सेंस सो एज टू इंक्लूड ऑल इट्स एजेंसी। स्टेट का डिफिनीशन जो इतना वाइड रखा है कि इसमें सारे एजेंसी को जो है इंक्लूड किया जा सकता है। It is the action of these agency that can be challenged in the courts as violating the fundamental right। यह जो है इस सारे एजेंसी का ही एक्शन है कि that can be challenged, जो कि कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो है इवन ए प्राइवेट बॉडी और एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट। सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 12 के अंदर अगर बताया है कि कोई भी प्राइवेट बॉडी या एजेंसी जो कि गवर्नमेंट के तौर पे काम करती है या गवर्नमेंट के जो है डायरेक्शन पे काम करती है, तो सब बॉडी जो है वो स्टेट के अंतर्गत आते हैं। अब है लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 13 जो है वो बताता है डिक्लेयर दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ और इन डिरोगेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट शैल बी वाइड। ठीक है, कोई भी लॉ जो है वो हमारे अगर फंडामेंटल राइट को डेरोगेट करता, मतलब उसके इनकंसिस्टेंट है, मतलब उसके अगेंस्ट है, तो सारे लॉ जो है वो वॉइड है, मतलब कि उसको जो है मतलब अब वैलिड नहीं है एक तरह से। ठीक है, इन अदर वर्ड इट एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड फॉर द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जो जुडिशियल रिव्यू का अगर हम एक है, पहले जो जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, तो जुडिशियल कोई भी अगर कानून बनता है तो उस पर जो है मतलब क्या कहते हैं, जुडिशियरी जो है उसको रिव्यू करके बता सकता है कि बताएगा कि यह अगर उसे लगेगा कि हाँ हमारा यह जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविज़न है या उसके जो फंडामेंटल व्यू है उसके अगेंस्ट में है, तो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत उसको वो इनवैलिड घोषित कर सकता है, या फिर उसको अगर लगेगा कॉन्स्टिट्यूशन के जो है जो भी प्रोविज़न है उसके साथ में है तो उसको वैलिड घोषित कर सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से है, कौन से आर्टिकल में है एक तरह से, तो इसका कंसेप्ट जो है जो जुडिशियल रिव्यू का वो आर्टिकल 13 में मेंशन है। ये क्लियरली जो है ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है,
यह पावर हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट, यह जो है पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और हाई कोर्ट को दिया गया है 226 के अंतर्गत। जब हम आपको बताया था कि रिट्स वाले जो वीडियो है उसमें देखिएगा कि दोनों के जो रिट्स इशू करने का जो पावर है दोनों का अलग है। यह केवल फंडामेंटल राइट के केस में कर सकता है, यह फंडामेंटल राइट के साथ साथ जो है हाई कोर्ट वो लीगल राइट अदर राइट्स के भी केस में जो है रिट्स इशू कर सकता है। तो वो वीडियो में जो है पूरा डिटेल वे में कराया गया है। तो यह जो राइट है, यह पावर जो है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में, हाई कोर्ट को 226 में दिया गया है कि अगर कोई भी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हो या इनवैलिड हो, तो मतलब कि ऑन द ग्राउंड ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट के मतलब कि अगेंस्ट में अगर इनवैलिड हो तो वो सारे लॉ जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है। और ये पावर किसको है? तो ये पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। टर्म लॉ जो आर्टिकल 13 में है उसका जो है बहुत ही वाइड कन्नोटेशन है, मतलब उसका जो मीनिंग है काफ़ी मतलब विस्तृत है, मतलब कि एक नैरो, मतलब वाइड नैरो नहीं है, वाइड है, जिसमें कि परमानेंट लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लॉज, जो भी परमानेंट लॉ जो कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा इनेक्ट किया जाता है। टेम्प्रोरी लॉ लाइक ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर, जैसे कि अगर प्रेसिडेंट जो है 1, 2, 3 के तहत करता है, गवर्नर जो है वो किसके तहत? आर्टिकल 213 के तहत ऑर्डिनेंस इशू करता है। यह जब है, यह कहाँ से आया था? तो यह पहली बार जो है एक आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, यहाँ से जो है पहली बार जो है ऑर्डिनेंस का कंसेप्ट जो है वो इवॉल्व हुआ था। जब उस समय के जो वायसराय थे उनके पास ये पावर था कि वो जो है ऑर्डिनेंस इमरजेंसी केस में जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट इन नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन लाइक ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ये सब जो है लॉ के अंतर्गत आते हैं। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ डेट इज कस्टम और यूजेज, जो कि हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, मतलब उसके पास लॉ का बैकिंग हो, तो सारे कस्टम यूजेज जो है वो भी जो है लॉ के अंतर्गत आते हैं। Thus, not only a legislation but any of the above can be challenged in the courts as a violating of fundamental right, hence can be declared as well. अगर इसमें केवल लॉ नहीं, इसमें से कोई भी चीज़ जो है अगर कोर्ट में चैलेंज किया जाता है कि फंडामेंटल राइट का वायलेट हो रहा है, तो उस केस में जो लॉ को जो है वाइड घोषित कर दिया जाएगा, मतलब कि इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है। इसलिए आर्टिकल 13 डिक्लेयर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ नॉट लॉ। आर्टिकल 13 ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ नहीं है, इसलिए कैन नॉट बी चैलेंज, तो वो जो है चैलेंज नहीं किया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन कसमानंदा भारती केस 1970 दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेकिन जब ये पहले बताया गया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो लॉ नहीं है, इसलिए वो चैलेंज नहीं हो सकता, लेकिन यह चीज़ को जो है जब केशवानंदा भारती केस 1973 में हुआ तो उसमें बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी जो है कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। उसका ग्राउंड ये होना चाहिए कि वो जो है फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा हो, और तो वो उस केस में जो है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, तो उस केस में जो है वो अमेंडमेंट जो है उसको वाइड घोषित किया जाता है, मतलब कि इनवैलिड। अब बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक ये मेंशन है राइट टू इक्वलिटी। इसमें है कि राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, कि आर्टिकल 14 जो बोलता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब कि हमारा जो संविधान है ये बताता है आर्टिकल 14 के तहत कि कोई भी स्टेट, हमारा जो गवर्नमेंट है वो कोई भी फंडामेंटल मतलब कि टेरिटरी के अंदर इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को किसी भी आदमी के लिए, मतलब किसी भी पर्सन के लिए वो डिनाई नहीं कर सकता है। मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ को अगर समझे तो सभी व्यक्ति के लिए कानून समान हो, किसी को जो भी है, मतलब कि इक्वलिटी, इक्वल लॉ फॉर ऑल, सभी के लिए जो कानून है वो समान है।
दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर इसकी बात करें तो समान परिस्थितियों में व्यक्तियों को जो है समान तरीके से व्यवहार किया जाएगा। मतलब कि अगर सिचुएशन एक है, ठीक है, तो उस केस में जितने भी लोग हैं उस सभी के लिए जो है सेम तरह के जो है व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। यह जो है किसी भी पर्सन के लिए एप्लीकेबल है। ये तो पहले ही बताया कि आर्टिकल 14 जो है किसी पर्सन के लिए एप्लीकेबल है। अब इसमें देखते हैं दो चीज़ है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, हमने बताया कि इक्वल लॉ फॉर ऑल, ये कहाँ से कंसेप्ट लिया गया। तो यह जो कंसेप्ट लिया गया था ये ब्रिटिश ओरिजिन है, मतलब ब्रिटिश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे लिया गया था। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब कि इन सभी परिस्थितियों में अगर समान परिस्थिति में सभी को जो है अगर समान जो है उसको क्या किया जाता है, मतलब समान तरीके से जो है व्यवहार किया जाता है कानून के तौर पे, तो वो जो है लिया गया कहाँ से, तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ठीक है। इसमें जो पहला जो है कुछ कंसेप्ट है जैसे कि अब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी, मतलब कोई भी आदमी को कोई स्पेशल फेवर करके उसको प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू ऑर्डिनरी लॉ ऑन द लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, मतलब कि सभी लोगों को जो है लॉ के केस पे सभी को समान माना जाएगा। नो पर्सन विद रिच पुअर हाई लो जो भी है वो कानून से ऊपर, कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड को, पुअर हो, रिच हो, हाई हो, लो हो, ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, सब जो है कानून के अंतर्गत ही आएंगे और सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। दूसरा कंसेप्ट है कि इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन प्रिविलेज कन्फर्ड एंड लायबिलिटीज इम्पोज्ड बाय द लॉज। ये तो है इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात किया जाए। एक है ये इक्वल प्रोटेक्शन की सभी को जो है इक्वल, अगर सर्कमस्टांसेस है, परिस्थिति अगर समान है तो सबको जो है इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, चाहे प्रिविलेज की बात हो या लॉ द्वारा जो लायबिलिटीज इम्पोज किया गया हो। जैसे मान लेते हैं कि अगर कह दिया गया कि इनकम टैक्स सभी सैलरीड पर्सन के लिए, अभी जो बजट है उसमें हुआ था ना कि सैलरीड पर्सन के लिए 12,75,000 तक का इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट है। अब 12,75,000 यह जो है जिस की सैलरीड पर्सन है उसमें ये भेदभाव नहीं किया जाएगा तो कि जहाँ ये ज़्यादा रिच है या कम रिच है या पुअर है या बैकग्राउंड इसका कुछ और है, इसको जो सब के लिए जो है लॉ जो है वो इक्वल है, सब के लिए ये एप्लीकेबल है। ऐसे इसी को जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत ये आता है। सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, ये भी वही है कि सभी लोगों के लिए सिमिलर सिचुएशन में जो है सेम तरह का जो लॉ अप्लीकेबल है। द लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन को सभी को एक समान ट्रीट किया जाएगा। जबकि पहला जो है अगर बात करें इक्वलिटी बिफोर लॉ वो निगेटिव कंसेप्ट है, जबकि दूसरा की बात करें तो एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। मतलब कि निगेटिव सेंस है कि उसमें रोक लगाया जाता है आपको, एक तरह अगर आपको किसी चीज़ का रोक लगाया जाए तो ये निगेटिव कनोटेशन देता है, मतलब सेंस उसका निगेटिव निकलता है। बाद वाला चीज़ जो है वो आपको जो है प्रिविलेज देता है, तो यह एक तरह से पॉजिटिव कंसेप्ट है, ठीक है। आगे देखिए रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है, एक द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ एक एलिमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ का ही एक कंसेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसको कि प्रोपाउंड किसके द्वारा बताया गया था, तो ए.बी. देसाई एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे, उन्होंने यह कंसेप्ट को जो है प्रोपाउंड किया था। इसके 3 एस्पेक्ट है, ठीक है। तो 3 एस्पेक्ट इसका देखते हैं। अब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, मतलब जो आपके जो आर्बिट्रेरी पावर है कि उसका अब्सेंस हो, मतलब उसकी मौजूदगी नहीं होना चाहिए। नो मैन कैन बी पनिश्ड, कोई भी आदमी को सज़ा नहीं हो सकती एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ, अगर वो कानून की अगर वायलेट नहीं कर, मतलब जो भी कानून है उसको ब्रेच नहीं, तोड़े नहीं, तो उसको जो है पनिश नहीं किया जाएगा। उसके बाद है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, डैट इज इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स रिच पुअर हाई लो ऑफिशियल टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी। ये वही है कि सभी को जो सिटीजन को जो है वो इक्वल माना जाएगा कानून के सामने में, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड रिच हो, धनी गरीब कोई भी हो। प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एज डिफाइंड एंड इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स
ऑफ लॉ रेदर देन द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट। जो हमारा इंडिविजुअल का राइट का जो राइट है वो हमारा दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द राइट्स ऑफ। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिविजुअल के राइट्स का जो है वो एक परिणाम है जिसको कि किसके द्वारा इन्फोर्स किया जाता है, तो कोर्ट ऑफ द लॉ इन्फोर्स किया जाता है, ना कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को सोर्स माना जाता है पर उसे इन्फोर्स किया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा। ठीक है, अब है बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रूल ऑफ लॉ एज इम्बॉडीड इन आर्टिकल 14 एज अ बेसिक फीचर। अगर बात किया क्वेश्चन आए कि रूल ऑफ लॉ कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो रूल ऑफ लॉ जो है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग कौन से आर्टिकल में हुआ, तो ये आर्टिकल 14 में मेंशन है। ठीक है, क्योंकि यह जो है किसका पार्ट है, यह बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। आगे देखते हैं एक्सेप्शन टू द इक्वलिटी। इक्वलिटी में क्या एक्सेप्शन है, द रूल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट, देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर एक्सेप्शन टू इट। जो हमारा रूल ऑफ इक्वलिटी है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट एंजॉय द फॉलोइंग इम्यूनिटीज। आर्टिकल 361 में यह मेंशन है कि जो गवर्नर ऑफ स्टेट है या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको जो है कुछ तरह के जो है इम्यूनिटीज़ मिलता है। जैसे कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इज़ नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। मतलब प्रेसिडेंट जो है अपने ऑफिस में कोई भी पावर या ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो उसके लिए वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड एंड कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज और हर टर्म ऑफ ऑफिस। अगर वह जो है प्रेसिडेंट या गवर्नर जो कि ड्यूरिंग हिज टर्म या हर टर्म वो जो है उनके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं किया जा सकता या कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर शैल बी इशूड फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज और हर टर्म। कोई भी अरेस्ट या का जो है या इम्प्रिजनमेंट का जो है प्रोसेस कोर्ट द्वारा इशू नहीं किया जा सकता है जब प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है वह अपना कार्यकाल उनका चल रहा हो। ठीक है, नो सिविल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर शैल बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग हिज और हर टर्म इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन बाय हिम in his or her personal capacity, whether before and after he or she entered upon his or office until expiration of 2 months next after notice has been delivered to him। मतलब कि प्रेसिडेंट के जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो हो नहीं सकता है, सिविल प्रोसीडिंग भी इनके अगेंस्ट में इनिशिएट नहीं किया जा सकता है। हालांकि अगर उनके पास जो ये नोटिस है वो 2 महीने पहले जो अगर जाए तो उनके अगेंस्ट में जो है अगर डिलीवर कर दिया गया तो आफ्टर वेदर बिफोर और आफ्टर ही इंटर्ड अपॉन हिज ऑफिस अंटिल एक्सपायरेशन ऑफ 2 months ऑफ नेक्स्ट आफ्टर नोटिस हैज़ बीन डिलीवर टू हिम, तो उस केस में जो है उनके अगेंस्ट में 2 month का जो है एक तरह से नोटिस पीरियड हो गया तो सिविल प्रोसीडिंग के लिए। ठीक है, अब है कि नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी कोर्ट जो एनी कोर्ट एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर और बाय रेडियो और टेलीविजन ऑफ अ सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग ऑफ इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और इधर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। आर्टिकल 361 जो है आर्टिकल 361A यह जो है बताता है कि कोई भी पर्सन एक सेकंड कोई भी पर्सन नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग, मतलब कोर्ट में उसके अगेंस्ट में कोई भी पर्सन जो है वो उनको जो है सिविल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके स्टार्ट नहीं किया जा सकता है उनके रेस्पेक्ट में। ठीक है, नो रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रहा, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा।
चलिए, सॉरी फॉर दैट। नो पर्सन शैल बी लायबल to any civil or criminal proceeding in any court in respect of the publication in a newspaper or by radio or television of a substantially true report of any proceeding of either house of parliament or either house of legislature of state। यह आर्टिकल 361 में मेंशन है कि संसद या राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के जो भी रिपोर्ट हो गए, उनके जो सब्सटेंशियली जो ट्रू मतलब सत्य रिपोर्ट होंगे, उसको जो है प्रकाशन करना, पब्लिश करने का जो है संरक्षण एक तरह से होता है। किसी भी पर्सन जो है, कोई भी आदमी जो है लायबल नहीं होता है उसके बेस पे जो है क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग के लिए। ठीक है, आगे है नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और एनी कमिटी देयर ऑफ। कि कोई भी पार्लियामेंट के जो मेंबर है वो लायबल नहीं है, मतलब आंसरेबल नहीं है किसी भी प्रोसीडिंग जो है कोर्ट में कि वह जो है कुछ कहे हैं या कोई भी वोट दिए हैं पार्लियामेंट में किसी कमेटी पे, तो उसके लिए वो लायबल नहीं है। उनके अगेंस्ट में कोई भी प्रोसीडिंग जो है कोर्ट में स्टार्ट नहीं किया जा सकता। नो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन द लेजिस्लेचर। सेम है जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है कि किसी भी कोर्ट में आप कुछ भी कह रहे हैं या वोट दे रहे हैं, वैसे ही जो है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी है एप्लीकेबल है। मेंबर के लिए 105 में एप्लीकेबल है और स्टेट के लिए 194 में है। आर्टिकल 31C जो है वो आर्टिकल 14 का एक एक्सेप्शन है। इसमें बताया गया कि इट प्रोवाइड दैट लॉज मेड बाय द स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल contained in clause B or clause C of the article 39 cannot be challenged on the grounds that they are violative of article 14। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 31C कम्स इन आर्टिकल 14 जो है, जैसे मतलब कि एक तरह से ये दोनों जो है एक्सेप्शन है, एगेंस्ट है कि अगर आर्टिकल 31C होगा तो 14 नहीं होगा, 14 होगा तो आर्टिकल 31C नहीं होगा। कोई भी फॉरेन सॉवरिन होंगे, रूलर होंगे, एम्बेसडर, डिप्लोमेट, उनको जो है क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग से जो है फुल इम्यूनिटी है, मतलब कि उनको किसी भी तरह के वो लायबल नहीं है किसी भी क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग के लिए। यूएनए और उसके एजेंसी जो है वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी उनको प्राप्त होता है। अगला है दूसरा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द सर्टेन ग्राउंड जो है आर्टिकल 15 बताता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द सर्टेन ग्राउंड। आर्टिकल 15 कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब कि राज्य जो है किसी भी नागरिक को धर्म, उसके रेस, उसके कास्ट, जाति, उसके सेक्स और उसके प्लेस ऑफ बर्थ पे जो है भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, द टू क्रूशियल वर्ड इन दिस प्रोविजन डिस्क्रिमिनेशन एंड ओनली, मतलब कि इसमें दो चीज़ है कि भेदभाव और ओनली, मतलब यही 5 जो ग्राउंड है उस पर ही भेदभाव नहीं किया जा सकता है। बाकी जो है तो टू मेक एडवर्स डिस्टिंक्शन विथ रिगार्ड टू और डिस्टिंग्विश अनफेवरेबल फ्रॉम, जो है ओनली जो है बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड, मतलब कि आपका जो है दूसरे ये 5 जो ग्राउंड है इसके अलावा अगर अब दूसरे ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव हो रहा है तो उसके लिए भी जो है हमारे संविधान में किसी तरह का भी प्रोहिबिशन का जो है प्रोविजन नहीं मेंशन है। आगे देखिए, द सेकेंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15 सेज नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिजेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ with regard to access to shop, public रेस्टोरेंट, होटल, प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट। मतलब कि आर्टिकल 15 का जो सेकंड प्रोविज़न है कि कोई भी सिटीजन को उसके डिजेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन जो है वो उसके रिलीजन, रेस, कास्ट पे नहीं होना चाहिए। उसको जो है एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट ये सब में जो है मतलब कि क्या कहते हैं उसको एक्सेस, मतलब कि सब को यूज करने का जो है
उसमें किसी तरह का भी उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड और प्लेसेज ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होल्ली और पार्टली बाय स्टेट फंड और डेडिकेटेड टू यूज ऑफ जनरल पब्लिक, ये सब प्रोविज़न प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन बोथ बाय सेंटर, बोथ बाय स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, जबकि जो स्टेट है फॉर्मर प्रोविज़न जो है प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ओनली बाय द स्टेट। इसके पहले का जो डिस्क्रिमिनेशन है ये तो है कि स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों द्वारा इसको प्रोहिबिट किया गया है, लेकिन पहले का जो प्रोविज़न हमने बताया है वो केवल जो है स्टेट द्वारा प्रोहिबिट किया गया है। अब जो है इसमें जो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन के जनरल रूल में कुछ 4 एक्सेप्शन हैं कि द स्टेट इज़ परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन और चिल्ड्रेन, कि स्टेट जो है वुमेन और चिल्ड्रेन के लिए स्पेशल प्रोविज़न के लिए वो परमिट कर सकता है। मतलब इसमें जो है जैसे कि वुमेन का रिजर्वेशन हो गया, बच्चों के लिए जो है फ्री एजुकेशन हो गया, ये सब का लिए वो स्पेशल प्रोविज़न परमिट कर सकता है। स्टेट इज़ परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड क्लास और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जैसे कि स्टेट को जो है स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है अगर कोई सोशली बैकवर्ड और एजुकेशनली बैकवर्ड है, शेड्यूल्ड कास्ट से है, शेड्यूल्ड ट्राइब से है, तो उसके जो है एडवांसमेंट के लिए वो कोई भी प्रोविज़न बना सकता है स्पेशल प्रोविज़न। जैसे कि उसको जो है सीट का प्रोविज़न हो, फी का कंसेशन हो पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, इस तरह का। द स्टेट इज empowered टू मेक एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब रिगार्डिंग देयर एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो है दिस ऑल्सो इंक्लूड द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट एक्सेप्ट द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें है कि स्टेट जो है किसी भी सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को, शेड्यूल्ड कास्ट को या शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जो है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए जो है एक स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है, चाहे वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अब प्राइवेट हो या पब्लिक हो। प्राइवेट में या तो उसके स्टेट द्वारा उसे फंड दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, डजंट मैटर, उसे भी जो है रिजर्वेशन मतलब कि एडमिशन में जो है उसको मतलब छूट दिया जाता है। एक एक्सेप्शन केस है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होता है उसमें यह जो है अप्लीकेबल नहीं होता है। द स्टेट इज empowered टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, द स्टेट अलाउड टू मेक प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन अप टू, तो इसी के बेस पे जो है स्टेट ने स्पेशल प्रोविज़न जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को एडवांसमेंट के लिए 10% का रिजर्वेशन जो है उन्होंने रखा था, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, उनको जो है 10% का रिजर्वेशन दिया गया था। अब है रिजर्वेशन फॉर ओबीसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि ये जो है एक्सेप्शन है ये एडेड बाय द 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005, जिसमें कि सेंटर जो है इनेक्ट किया था सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006, जिसमें कि 27% जो है रिजर्वेशन किसको दिया गया था, ओबीसी को दिया गया था। सारे सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इवन IIT IIM ये सब में जो है 27% का जो है रिजर्वेशन दिया गया था ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लास को। उसके बाद जो है 2008 में जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस चीज़ को जो है अमेंडमेंट एक्ट एंड द ओबीसी कोटा एक्ट, इसमें जो है डायरेक्शन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट का कि वो जो क्रीमी लेयर जो आ गए हैं, क्रीमी लेयर क्यों कहते हैं, ओबीसी का जो सेक्शन है उसमें जो एडवांस सेक्शन हो गए उनको जो है इस रिजर्वेशन कोटा से जो है बाहर करना। ठीक है, आर्टिकल 15 में जो है कुछ सब क्लॉज है, जैसे कि पहला जो है 15A, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, ये तो 15 है। 15 जो है सब क्लॉज 2 में नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिजेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये कोई भी हो तो उस केस में जो है
आपको शॉप का एक्सेस, पब्लिक रेस्टोरेंट का एक्सेस, होटल, प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट का एक्सेस होगा, वाल, टैंक्स जो है, बाथिंग घाट, रोड, ये सब को जो है आप जो है मतलब कि प्रॉपर वे में यूज़ करने के लिए किसी भी तरीके का जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 15(3) में स्टेट इज़ नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग एन, स्टेट जो है वुमेन और चिल्ड्रेन के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न मतलब एडवांसमेंट के लिए अगर कुछ बना रहा है तो स्टेट को इसके लिए रोक नहीं होगा। 15(4) में इसमें भी जो है कि सोशली और कोई भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, चाहे या शेड्यूल्ड कास्ट के लिए या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो है उसके एडवांसमेंट के लिए सरकार जो है कोई भी स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है। यह प्रोविज़न को ऐड कब किया गया था? तो यह प्रोविज़न को ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत। 15(5) में है कि स्टेट इज़ नॉट, इसमें है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास या शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के रिलेटेड जो है सरकार जो है कोई भी स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है कि एडमिशन जो किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए उनको रिजर्वेशन हो। यह प्रोविज़न को ऐड किया गया था 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन को लेके। अगर बात करें कि जो उनके एडवांसमेंट के लिए कोई भी प्रोविज़न बनाने का किसी शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब और एजुकेशनली बैकवर्ड का, तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत। 15(6) यह जो है स्टेट जो है उसको जो है अगर कोई भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है। उसके लिए सरकार ने एक 10% जो है रिजर्वेशन जो है का प्रोविज़न रखा था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी के लिए, ठीक है। और किस फील्ड में? तो एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इस प्रोविज़न को ऐड किया गया था 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत इसको ऐड किया गया था। तो ये हो गया आर्टिकल 15, ठीक है। अब इसमें बताया है कि किसको जो है कोटा का बेनिफिट नहीं लेना चाहिए। क्रीमी लेयर से के तहत जो है वो बाहर, जैसे कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आप होल्ड कर रहे हैं, ग्रुप ए क्लास 1 या ग्रुप बी क्लास 2 ऑफिसर है, ऑल इंडिया सेंट्रल और स्टेट सर्विस में एम्प्लॉय के पास जो है वो PSU, बैंक, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी में कोई उसी तरह का जो है हायर पोस्ट हो, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में भी, तो ये इस तरह की चीज़ें बताएगा कि ये सब क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन फॉर EWS इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये तो बताया हमने। 103rd अमेंडमेंट एक्ट 1920 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक ऑर्डर इशू किया गया था कि 10% रिजर्वेशन जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया जाएगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसका एडमिशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसका कुछ क्राइटेरिया है कि कौन से पर्सन जो है EWS में आते हैं, ठीक है। जो पर्सन EWS में आएंगे वो उनको रिजर्वेशन जो है SC, ST, OBC से अगर नहीं मिल रहा हो तभी वो जो है EWS के रिजर्वेशन कैटेगरी में आएंगे। पर्सन का ग्रॉस एनुअल इनकम जो है 8 लाख से कम हो, ठीक है। उसके जो पर्सन जो फैमिली ओन्स और उसके फैमिली और जो है उसके पास 5 एकड़ का एग्रीकल्चरल लैंड या उससे ऊपर हो तो नहीं आएंगे। रेसिडेंशियल फ्लैट जो है 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा हो तो भी नहीं आएंगे। रेसिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड, जो रेसिडेंशियल प्लॉट है वो 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा होगा एज पर द म्यूनसिपलिटी द्वारा नोटिफाइड, तो वो भी नहीं आएंगे। रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स एंड एबव इन एरिया अदर देन द नोटिफाइड म्यूनसिपलिटीज, ये भी जो है EWS कैटेगरी में नहीं आएंगे। प्रॉपर्टी हेल्ड बाय फैमिली इन डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट प्लेसेस, अगर प्रॉपर्टी जो है फैमिली द्वारा होल्ड किया जा रहा है, मतलब फैमिली आपका प्रॉपर्टी है, पेरेंटल प्रॉपर्टी है, तो आप भी जो है EWS कैटेगरी में नहीं आएंगे। उसके बाद है फैमिली फॉर दिस पर्पस हु इंक्लूड द पर्सन हु सीक्स बेनिफिट इन रिजर्वेशन हिज और हर पेरेंट्स एंड सिबलिंग बिलो द एज ऑफ 18 years एज ऑल्सो हिज और हर स्पाउस एंड चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 18। मतलब कि ये सब कैटेगरी है, आपको बताया गया है कि ये सब के तहत जो है
आपको EWS कैटेगरी का बताएगा कि आपको जो है EWS रिजर्वेशन के लिए आप एलिजिबल है या नहीं है। अगला है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 बताता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। 16 में ये सभी को जो है समान अपॉर्चुनिटी दिया गया है सभी सिटीजन्स को, ये जो है एम्प्लॉयमेंट और कोई भी स्टेट के जो है ऑफिस में जो है अपॉइंटमेंट के लिए मैटर में उसे एक समान अधिकार जो है मौका दिया जाएगा। नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी इनएलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। इसमें जो है किसी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा या उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए इनएलिजिबल नहीं बताया जाएगा कि किसके कारण पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस के बेस पे। इसमें है कि देयर आर 4 एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पार्लियामेंट जो है वो प्रेस्क्राइब करता है रेसिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन स्टेट और यूनियन टेरेटरी, लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी एज द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंस एक्ट 1957 expired in 1974. There is no such provision for any state except आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। मतलब पार्लियामेंट जो है कुछ अपॉइंटमेंट और जो सर्टेन एम्प्लॉयमेंट है उसके रेसिडेंस के बेस पे जो है प्रेस्क्राइब करता है किसी स्टेट के में या किसी यूनियन टेरेटरी में या लोकल अथॉरिटी में या अदर अथॉरिटी। तो ये पहले जो है पहले था लेकिन बाद में 1974 में ये एक्सपायर हो गया, लेकिन ये प्रोविज़न अभी भी जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अप्लीकेबल है। स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और द पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास दैट इज़ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। अगर स्टेट जो है अपॉइंटमेंट जो है कोई भी बैकवर्ड क्लास जो है जिसका रिप्रेजेंटेशन स्टेट सर्विस में नहीं है प्रोपोर्शन वे में, तो उसको जो है रिजर्वेशन दिया गया उनके प्रमोशन उनके पोस्ट में, ठीक है, ताकि उनका जो है एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन हो स्टेट सर्विस में, ठीक है। सीलिंग कितना रखा गया था, तो 50% का रिजर्वेशन का जो सीलिंग रखा गया था, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का 50% सीलिंग होगा। 16(1) देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर स्टेट। यह 16(1) का है। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 में आपको बताया गया कि अपॉइंटमेंट कोई भी स्टेट के ऑफिस में अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लेके जो है सभी को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी का जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। 16(2) में है नो सिटीजन कैन बी एलिजिबल फॉर द डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एनी एम्प्लॉयमेंट। किसी भी सिटीजन को जो है इनएलिजिबल नहीं किया जाएगा या भेदभाव नहीं किया जाएगा उनके किसी भी स्टेट के ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट में। किस ग्राउंड पे, तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस या डिसेंट या और कोई, मतलब इसमें से किसी में से भी जो है उसको ग्राउंड पे भेदभाव नहीं किया जाएगा उनको कि पब्लिक ऑफिस में अपॉइंटमेंट की अपॉर्चुनिटी को लेकर। 16(3) जो है पार्लियामेंट इज़ नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ टू प्रेस्क्राइब रेसिडेंस। पार्लियामेंट जो है किसी तरह का रोक नहीं है कि कोई भी लॉ बना सकता है जिसमें वो प्रेस्क्राइब कर सकता है रेसिडेंस एज द रिक्वायरमेंट फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस। मतलब कि किसी भी रेसिडेंस को जो है किसी एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट जो है ऑफिस के अंदर उसके ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है प्रेस्क्राइब न करने का जो है लॉ से उसको आज़ादी मतलब प्रिवेंट नहीं किया जाएगा, मतलब उसको रोकथाम नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये पार्लियामेंट के लिए ये हो गया 16(3). 16(4) जो है आपका यही जो है आपका इसमें नीचे भी दिया गया, इसको टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, ठीक है, कि ए लॉ कैन प्रोवाइड दैट इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन। और इसमें वही है कि सरकार को है किसी भी तरीके से प्रिवेंट नहीं किया जाएगा कि अगर कोई भी प्रोविज़न है जो बैकवर्ड क्लास के फेवर में अगर अपॉइंटमेंट को लेकर रिजर्वेशन बनाता के लिए लॉ बनाता है तो उसमें जो है सरकार को किसी तरह से प्रिवेंशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो जो है अगर किसी भी सर्विस में जो स्टेट का जो सर्विस है अगर उसमें किसी भी बैकवर्ड क्लास का अगर एडिक्वेटली मतलब पर्याप्त मात्रा में जो है उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो उस केस में जो है उसको
रिजर्वेशन दिया जाएगा उसके अपॉइंटमेंट में, उसके पोस्ट में। ठीक है, 14A में भी यही है कि रिजर्वेशन मैटर से, ये मैटर जो है प्रमोशन के बेस पे है, सीनियरिटी को देखते हुए कि स्टेट सर्विस में जो है प्रमोशन से रिलेटेड अगर रिजर्वेशन है उसके लिए भी स्टेट जो है वो अपना नया प्रोविज़न जो है बना सकता है, लॉ बना सकता है। यह प्रोविज़न को ऐड किया गया था 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 के तहत। बाद में जो 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001 में मेड अ मॉडिफिकेशन दिस प्रोविज़न बाय इंक्लूडिंग द कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, मतलब इसमें जो है बाद में एक अमेंडमेंट किया गया था, मॉडिफिकेशन किया गया था कि इसमें कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी को भी इंक्लूड किया जाए। 16 का जो क्लॉज है 4B, उसमें जो स्टेट इज़ नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम कंसिडरिंग द अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसी ऑफ ए ईयर एज ए सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड अप इन द सक्सीडिंग ईयर ऑफ ईयर। मतलब कि इसमें है कि सरकार जो है कोई भी अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसी है एज ए सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड, इसको जो है कंसिडर करके सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड अप इन आने वाले जो ईयर होंगे उसमें जो है सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसी को जो है वो फिल कर सकता है, उसके लिए वो कानून बना सकता है। 16(5) में है ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ इज नॉट अफेक्टेड इवन दो इट इज प्रोवाइड दैट द इनकम्बेंट ऑफ एनी रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन और एनी मेंबर ऑफ इट्स गवर्निंग बॉडी शुड बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर रिलीजन और डिनोमिनेशन। ये सब जितने भी है जो आर्टिकल 15, 16, 4A, 4B, 4C, 5 और 6, ये सब जो है एक तरह से स्टेट को ये पावर देता है कि वो जो है किसी भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या ये सोशली बैकवर्ड सेक्शन, SC, ST या कोई भी स्टेट के ऑफिस में अगर किसी भी सेक्शन का अगर इक्वली मतलब एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो उसके एडवांसमेंट के लिए, उसका इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट के ऑफिस में करने के लिए जो है स्टेट क्या कर सकता है, तो स्टेट जो है स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है, उसके लिए उसको कहीं से भी मनाही नहीं है। यही रीज़न है कि जो 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो है 10% रिजर्वेशन का प्रोविज़न रखा गया था ताकि जो है उसका एडिक्वेटली जो है रिप्रेजेंटेशन हो सके। ये हो गया। आगे है कि एक है मंडल कमीशन बना था। ठीक है, 1979 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमेटी जो है उन्होंने कमीशन बनाया था जिसके चेयरमैन थे BP मंडल जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो इसके लिए इस कमीशन को जो है मंडल कमीशन कहा गया था। इनको जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनको कहा गया था कि टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एंड सजेस्ट मेजर, मतलब कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के जो भी कंडीशन है उसको इन्वेस्टिगेट करना है और जो भी उनके एडवांसमेंट के लिए जो भी मेजर्स, जो भी स्टेप लेना होगा वो सजेस्ट करने के लिए। तो कमीशन ने, मंडल कमीशन किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा मंडल कमीशन वो रिजर्वेशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। ये याद रखिएगा कि मंडल कमीशन जो है वो सोशली और बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन से रिलेटेड है। तो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था कब, तो 1980 में रिपोर्ट किया था और इन्होंने आइडेंटिफाई किया था टोटल 3743 जाति जो है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है। ठीक है, उसके बाद है कि कॉन्स्टिट्यूट नियरली जो 52% कंपोनेंट ऑफ द पॉपुलेशन जिसमें कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है। तो कमीशन जो है ये रिकमेंड किया था अगर OBC का जो 27% का रिजर्वेशन है वो आज के टाइम में जॉब्स में वो जो है मंडल कमीशन द्वारा ही रिकमेंड किया गया था 27% गवर्नमेंट जॉब फॉर अदर बैकवर्ड क्लास सो दैट द टोटल रिजर्वेशन फॉर ऑल SC, ST और OBC अमाउंट्स टू 50%, ताकि जो टोटल रिजर्वेशन हो SC, ST और OBC सब मिला के जो है 50% होना चाहिए।
आफ्टर 10 ईयर्स इन 1990 वीपी सिंह गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया 27% गवर्नमेंट जॉब फॉर ओबीसी। 1991 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया 2 चेंज, प्रेफरेंस ऑफ द पुअरर सेक्शन अमंग एबीसी इन 27% कोटा, दैट इज एडॉप्शन ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया इन ग्रांटिंग रिजर्वेशन। मतलब कि नरसिम्हा राव जो 1991 में जो है रिजर्वेशन के लिए इकोनॉमिक क्राइटेरिया को भी उन्होंने ग्रांट किया था। रिजर्वेशन ऑफ अनदर 10% फॉर जॉब फॉर अदर ईडब्ल्यूएस जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन हु आर नॉट कवर्ड बाय एनी एग्जिस्टिंग। 10% का तो 2019 में लाया गया था ईडब्ल्यूएस के लिए, जो किसी भी रिजर्वेशन में इंक्लूड अगर नहीं है तो उनको, अगर इकोनॉमिक वे में अगर बैकवर्ड है तो उनको 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। एक केस हुआ था इन इंदिरा साहनी केस 1992 में, ऑल्सो कॉल्ड द मंडल केस। इसमें कहा गया द स्कोप एंड द एक्सटेंट ऑफ आर्टिकल 16(4) जिसमें कि रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स इन फेवर ऑफ बात किया गया था कि बैकवर्ड क्लास के लिए जॉब के लिए रिजर्वेशन एंड बीन एग्जामिन्ड थोरोली बाय द सुप्रीम कोर्ट, though the Supreme Court has rejected the additional reservation of 10% for EWS, it upheld the constitutional validity of 27% रिजर्वेशन। इंदिरा साहनी जो का केस था 1992 में, उसमें जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन का जो 10% का रिजर्वेशन को जो है रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है 27% ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, उसके कुछ कंडीशन है, इसलिए 10% का रिजर्वेशन को डिक्लाइन रिजेक्ट कर दिया गया था। इसमें से जो है ओबीसी में अगर क्रीमी लेयर है तो उनको जो है उस रिजर्वेशन के बेनिफिशरी से जो है उनको बाहर कर दिया जाएगा। ये सब इसमें बताया गया है। ये ईडब्ल्यूएस है, वही 2019 में जो है 10% के रिजर्वेशन से रिलेटेड है। आगे देखते हैं एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 में जो है अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया और इसके प्रैक्टिस को भी जो है रोक के लिए इसमें मेंशन किया गया है। यह जो है द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिजेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस, या जो है पनिशेबल ऑफेंस है अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, आगे है एबोलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 18 में मेंशन है कि आपको जो है एबोलिशन टाइटल मेक्स 4 प्रोविजन इन टाइटल, इट प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम इन कन्फरिंग एनी टाइटल। मतलब मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन को छोड़ के कोई भी टाइटल जो है वह स्टेट किसी को नहीं दे सकता है, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो फॉरेनर हो। दूसरा, इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल। मतलब ये भी रोकता है कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जो है किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तीसरा है ए फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। कोई भी फॉरेनर जो है वो इंडिया के अंदर में किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट के अंदर में इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में होल्ड किए हुए, तो वो भी जो है किसी फॉरेन स्टेट से बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के कोई भी टाइटल एडॉप्ट नहीं कर सकता। अगर वो टाइटल एडॉप्ट करना है तो उसे किसका कंसेंट की ज़रूरत होगी? उसे हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं उनका कंसेंट मतलब सहमति की ज़रूरत होगा, उसके बगैर वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नो सिटीजन ऑफ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोलमेंट और ऑफिस फ्रॉम अंडर फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब कोई भी सिटीजन या फॉरेन है जो कि स्टेट के अंदर में काम कर रहा हो, तो उसे किसी भी प्रेजेंट या इमोलमेंट या जो है कोई भी गिफ्ट अगर उनको एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए जो है हमारे प्रेसिडेंट के जो है परमिशन की जरूरत, बिना कंसेंट के नहीं ले सकते हैं। आगे है, ये हो गया राइट टू इक्वलिटी। आगे है राइट टू फ्रीडम। इसमें है कि पहला जो प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट जो कि आर्टिकल 19 में मेंशन है, गारंटीज टू ऑल सिटीजन। हमारे ये किसके लिए है? अब ऊपर में जो है 14 से 18 में अगर आप अभी आपने देखा अगर हम 14 से 18 की बात करें तो इसमें जो है 14 वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, 15 केवल इंडियन के लिए एप्लीकेबल है, 16 इंडियन के लिए एप्लीकेबल है, 17, 18 ये सब जो है स्टेट और फॉरेनर दोनों के लिए एप्लीकेबल था। 15 और 16 जो है वो किसके लिए था? वो केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए था। आर्टिकल 19 ये केवल ओनली सिटीजन्स के लिए है। इसमें जो है 6 राइट्स जो है इसमें गारंटी किया गया।
पहला राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको जो है बोलने और अपने जो बात को व्यक्त करने का पूरा आज़ादी है। असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स, आप जो है बिना आर्म्स हथियार के पीसफुली असेंबल हो सकते हैं। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो है आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। ये जो है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, 4 में सब क्लॉज 4 में बताया गया कि यह जो है इंडियन सिटीजन को यह अधिकार है कि वो जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वहाँ पे आज़ादी से कहीं पे भी घूम सकता है। राइट टू रेसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि वो जो है कहीं पे भी इंडिया के किसी भी पार्ट में जो है वो रेसाइड कर सकता है, मतलब रह सकता है। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन मतलब कि काम कर सकता है। टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी बिजनेस ट्रेड व्यापार कर सकता है। पहले जो है आर्टिकल 19 में जो है 7 राइट्स थे, पर इसमें से देखिए एक बार हमने बताया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, उसमें बताया था कि आर्टिकल 31 को हटा दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी था। ठीक है, और उसको लीगल राइट बनाया गया था। उसी तरह आर्टिकल 19 में जो है एक था राइट टू एक्वायर, होल्ड और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, जिसको कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत हटा दिया गया था। ये भी इसी से रिलेटेड है, तो 19 के अंतर्गत आता है। अब जो है इसके 6 राइट आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल। यह जो 6 राइट है ये किसके एक्शन के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करता है, तो स्टेट के, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में यह नहीं है, मतलब कि प्रोटेक्ट करता है। दिस राइट आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन, ये केवल सिटीजन्स को अवेलेबल है, फॉरेन और लीगल पर्सन जो भी हैं उनके लिए नहीं है। स्टेट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो ये जो 6 राइट है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेंशन 19, वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पे जो है उस पर इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हर सिटीजन का राइट है कि वो अपना व्यू पॉइंट को जो है वो एक्सप्रेस कर सके, बता सके। ठीक है, चाहे राइटिंग हो, प्रिंटिंग हो, पिक्चरिंग हो, किसी भी केस में हो। अब इसमें है कि रिस्ट्रिक्शन कैसा हो, तो 19(1)(a की अगर बात करें तो इसमें जो है अंडर आर्टिकल राइट्स है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो है यह मेंटेन होना चाहिए। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जो है मेंटेन होना चाहिए। हमारे जो फॉरेन स्टेट है उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन जो है मेंटेन होना चाहिए। उसके पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये सब जो है ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 19(1)(a के तहत। अब है राइट 19(1)(a हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 1B जो है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, इसमें सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, यह रेस्ट्रिक्शन है। 1C है फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, 1C, तो इसमें भी वही है पब्लिक ऑर्डर, मेन यही मेन चीज़ है। पब्लिक ऑर्डर हो गया, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हो गया। 1D में हो गया मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 1E हो गया रेसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। 1F यह जो है राइट टू प्रॉपर्टी से था, रिलेटेड था। वन एफ 19(1)(f इसको जो है हटा दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये सब जो है ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस, ये 19(1)(g) में या क्या है आपको मतलब कि ये राइट दिया गया है। राइट टू प्रोपेगेट वंस व्यूज, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, राइट अगेंस्ट टाइपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, right to telecast, that is government has no monopoly on electronic media, right against bandh called political party, right to know about government activities, freedom of silence, right against imposition of free censorship of newspaper, right to demonstration or picketing but not right to strike,
right to fly the national flag, right of voters to know the antecedent of the candidates contesting election, right to choose the medium for instruction प्राइमरी स्कूल पे, राइट टू एक्सप्रेस जेंडर आइडेंटिटी, राइट टू रिप्लाई मतलब राइट टू आंसर द क्रिटिसिज्म, राइट टू पोस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो ऑन द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, राइट ऑफ फिल्म मेकर टू एग्जिबिट देयर फिल्म, राइट टू एक्सेस द इंटरनेट। ये सब जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन सरकार जो है इस पर लगा सकता है, ठीक है। ये सब जो है राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आते हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली, आप जो है पीसफुली जो है बिना आर्म्स के जो है असेंबल हो सकते हैं, ठीक है। पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रोसेसन मतलब ये सब चीज़ आप कर सकते हैं पीसफुली तरीके से। अगर ये जो है अगर अंडर सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 मजिस्ट्रेट कैन रीस्ट्रेन एनी असेंबली मीटिंग प्रोसेसन इफ देयर इज, अगर किसी तरह का रिस्क अगर लगता है तो मजिस्ट्रेट जो है आर्टिकल 144 के तहत जो है वहाँ पे किसी भी तरह के असेंबली नहीं होने देगा, मतलब कि उसको अगर रिस्क लगेगा तो इसकी रोक लगा देगा। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो है फ्रीडम है। 1C की तरह डी में जो है मूवमेंट के बारे में बताया गया है 19(1) सब क्लॉज डी, जिसमें कि हर सिटीजन के पास ये राइट है कि वो जो है टेरिटरी ऑफ इंडिया में थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रीली घूम सकता है। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, हर सिटीजन के पास ये राइट है कि वो किसी भी इंडिया के टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं पे भी वो रह सकता है वहाँ पे। उसके फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, कोई भी ऑल द सिटीजन हैव गिवन द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ट्रेड बिजनेस, ठीक है। ये हो गया आपका आर्टिकल 19। 20 में बात करें प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ये बताता है कि आर्टिकल 20 देता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन वेदर सिटीजन ऑफ फॉरेनर और लीगल पर्सन। इसमें आपको जो ऑफेंस हुआ है अगर उसके रिस्पेक्ट में आपको प्रोटेक्ट करने का जो है किस में बताया गया आर्टिकल 20 में, यह दोनों के लिए सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए एप्लीकेबल है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब कोई भी पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट टाइम ऑफ द कमीशन, मतलब कि आप इसमें यह बताया गया है कि कोई भी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं है। मतलब कि मान लेते हैं कि आप 1 साल पहले कोई जुर्म किए हैं, उस समय जो है वो कानून नहीं था, आज के टाइम में वो कानून बना, तो आपको आज के टाइम के बेस पे आपको 1 साल पहले के लिए सज़ा नहीं दिया जा सकता है। मतलब कि आपका एक्स पोस्ट फैक्टो जो है लॉ नहीं अप्लाई होता है। आप अगर कोई क्राइम किए हैं तो उस वक्त जो लॉ अप्लीकेबल है उस वक्त इंडिया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसी के अकॉर्डिंग आपका सज़ा का प्रावधान होगा। बाद में अगर लॉ अमेंडमेंट हुआ तो आपको उसके लिए आप वो जो है लॉ आप पे अप्लीकेबल नहीं होगा। नो डबल जियोपार्डी, आपको एक ही जुर्म के लिए 2 बार सज़ा नहीं दिया जा सकता है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कोई भी पर्सन को जो है जैसे कि अपने आप को विटनेस के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता, मजबूर नहीं किया। जैसे पुलिस अगर किसी को पकड़ती है तो उसको मार के उस समय हाँ कर देती, लेकिन वो क्या है ना कि वो एक तरह से सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, अपने आप को बचाने के लिए उसने हाँ कर दिया, बाद में वो मजिस्ट्रेट के सामने वो अपने बात से बदल जाएगा। तो एक तरह से यह प्रोटेक्शन है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। अगला है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 में बताया गया कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यह जो है दोनों के लिए है, सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए। एक है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब कि लॉ द्वारा जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड किया गया है उसके अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को जो है अपने पर्सनल लिबर्टी और लाइफ से उनको डिप्राइव नहीं किया जा सकता है। अगर हम बात करें प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ तो ये कहाँ से लिया गया था, तो ये जो है याद रखिएगा जापान से लिया गया था। ऊपर में हम आर्टिकल 14 में एक बात 2 चीज़ का डिस्कस किए थे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और एक था इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, अब ये बताइए दोनों कहाँ से लिया गया था। तो इक्वल प्रोटेक्शन लॉ कहाँ से लिया गया था, ये आपका यूएसए से लिया गया था। इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया था, ये आपका ब्रिटेन से लिया गया था। इस तरह से जो है आप रिवाइज भी करते चलिए। आर्टिकल 21 में
कई सारे केस आया था, जैसे कि एक फेमस केस था आपका गोपालन केस 1950। सुप्रीम कोर्ट जो है एक अपना नैरो इंटरप्रिटेशन लिया था आर्टिकल 21 में, ठीक है। गोपालन केस अगर बात किया जाए तो गोपालन केस किससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। इसमें कहा गया कि प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन नॉट फ्रॉम आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 21 जो है वो अमेरिका में जो प्रेजेंट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उससे जो है डिफरेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि ड्यू प्रोसेस लॉ कहाँ के है, तो ड्यू प्रोसेस लॉ जो है आपका अमेरिका से, ठीक है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ आपका लॉ। ठीक है। इसके बाद जो है एक केस आता है मेनका गांधी केस 1978, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है ओवर रूल जो है अपने जजमेंट को, जो गोपालन केस में उन्होंने कहा था कि आर्बिट्रे जो है जो भी उनका जजमेंट था कि आर्टिकल 21 जो है किसके लिए, आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूशन जो एक्शन है केवल उसके लिए है, ना कि लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए है। तो उसको जो है जजमेंट को ओवर रूल किया था और उन्होंने आर्टिकल 21 को वाइडर इंटरप्रिटेशन के तहत जो है जजमेंट दिया था और कहा था कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड बाय लॉ प्रोवाइडेड द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड बाय दैट लॉ इज रीजनेबल फेयर एंड जस्ट नॉट आर्बिट्रेरी। मतलब कि आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, वो जो है फेयर होना चाहिए, ग्राउंड रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है, वैलिड होना चाहिए। यह जो है किसके प्रिंसिपल को ये करता है, तो यह जो नेचुरल जस्टिस जो प्रिंसिपल है उसको इस्टेब्लिश करता है। इट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड, इन अदर वर्ड इट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द अमेरिकन एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब अमेरिका का जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको जो है यह इस्टेब्लिश करता है। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, तो ड्यू प्रोसेस लॉ जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह से गारंटी है, जो कि गवर्नमेंट जो है सभी को जो है रिस्पेक्ट करता है, सभी लीगल राइट्स को करता है, ठीक है। और जो है स्टेट है, मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसको प्रिवेंट करता है अपने पावर को मिसयूज करने से, ठीक है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट जो है उसमें बताया है, और मेनका गांधी के केस हो गया, उसके बाद के जो भी केस हो गया उसमें आर्टिकल 21 के तहत कौन कौन से जो राइट है वो आर्टिकल 21 के पार्ट है। तो लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री वाटर, एयर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डस इंडस्ट्री, right to livelihood, right to privacy, right to shelter, right to health, right to free education up to 14 years, right to free legal aid, right against solitary confinement, speedy trial, right against handcuffing। ये सब जो है 21 के, ये सब को याद रखिए। हो सकता है कि आपको 21 में कोई सा भी पूछ के, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट, मतलब कि कस्टडी में आपके साथ हरासमेंट है उसके अगेंस्ट में भी है, राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, मतलब कि राइट टू डॉक्टर्स असिस्टेंस, राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये भी राइट है, राइट नॉट टू ड्रिवन आउट ऑफ स्टार्ट, फेयर ट्रायल, राइट ऑफ प्रिजनर टू हैव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, मतलब कि जो भी उनके जो कैदी है उनके जो भी जीवन के जो नेसेसिटीज़ है, ज़रूरत की चीज़ है, उसके लिए राइट उनके पास भी अधिकार है। राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी, मतलब औरत जो है उसको डिग्निटी और डिसेंसी जो है उसका राइट है। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, ये भी राइट है। हिली एरिया में रोड के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, रेपुटेशन के लिए, अपील फ्रॉम अ जजमेंट ऑफ कन्विक्शन, ये सब जो है आप एक बार देख लीजिएगा। फैमिली पेंशन का राइट, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, राइट अगेंस्ट बार फेटर्स, राइट टू अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट टू स्लीप, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन, राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू डिसेंट बरियल क्रीमेशन, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, राइट टू डाई विद डिग्निटी, पैसिव इथनेसिया, ये भी जो है आर्टिकल 21 के तहत ये पार्ट है। राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये सब जो है आर्टिकल 21 को इसलिए वाइडर स्कोप में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करके इस सारे चीज़ को है आर्टिकल 21 के तहत रखा है। अगर है राइट टू एजुकेशन, जो कि आर्टिकल 21A में मेंशन है
किसके तहत आया था? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इसको ऐड किया गया था। इसमें क्या प्रोविज़न है? तो इसमें प्रोविज़न है कि स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14। मतलब स्टेट जो है 6 साल से 14 साल के बच्चे को जो है कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी फ्री, ठीक है। इसका मेन जो एम है वो एजुकेशन फॉर ऑल जो है ये एम है इसका। आगे देखते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट, हाँ राइट टू, अगर हम एजुकेशन की बात करें 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था। इफेक्ट कब हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 2010 को यह इफेक्ट में आया था। 2002 के तहत इसको लाया गया था 2009 में, इफेक्ट में आया था 2010 में। आर्टिकल 22 ये पर्सन को जो है हुआ अरेस्टेड और डिटेंड, ये उसके लिए है, प्रोटेक्शन को देता है। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया, डिटेन कर लिया है, तो डिटेंशन 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्यूनिटिव, एक होता है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव होता है कि अगर आप जुर्म किए हैं तो उसके बाद आपको सज़ा जो दिया जाता है, तो उसके लिए जो है प्यूनिटिव हो गया। एक होता है प्रिवेंटिव, अगर मतलब कि पुलिस को अगर लग रहा है कि उसे इस आदमी द्वारा जो है अगर किसी तरह का जो है मतलब कि जो सिचुएशन है उसको अगर भड़काया जाए, मतलब कि उसके द्वारा कोई एक्शन मतलब कि गलत एक्शन लिया जाएगा, तो उस केस में प्रिवेंटिव वे में उसके रोकथाम के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है। तो प्यूनिटिव डिटेंशन जो होता है पनिश अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड, मतलब प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं वैसे लोगों को पनिश करना जो ऑलरेडी ऑफेंस जो है कमिट कर चुके हैं, मतलब उनका ट्रायल और कन्विक्शन जो है कोर्ट में हुआ, उसके बाद उनको पनिशमेंट दिया गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है ऑन द हैंड, ये एक डिटेंशन है पर्सन विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन, कोर्ट द्वारा बिना ट्रायल और कन्विक्शन के होता है। इसका पर्पस है नॉट टू पनिश पर्सन, एक पर्सन को पनिश नहीं करना है फॉर द पास्ट ऑफेंस, बट इसको रोकना है इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर में कोई भी जो है ऑफेंस करने से जो है इसको रोकना है। तो इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है एक प्रिकॉशनरी मेजर है, सस्पिशन के बेस पे होता है। 2 पार्ट है, एक तो है आपका ऑर्डिनरी लॉ से डील होता है, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से डील होता है, यही है इसमें मेन। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आर्टिकल 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये बताया गया था पीरियड ऑफ डिटेंशन विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड फ्रॉम 3 to 2 months, मतलब कि जो पहले जो 3 months का प्रिवेंटिव डिटेंशन था उसको जो है 2 months कर दिया गया था बिना एडवाइजरी बोर्ड के जो ओपिनियन के, ठीक है। लेकिन ये प्रोविज़न जो है अभी तक फोर्स में नहीं आया है। ओरिजिनल पीरियड जो है आपको जो 3 महीने का वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। आगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आपको है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 23 यह बताता है कि या रोक लगाता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का ट्रैफिक होना, फोर्स्ड लेबर मतलब किसी को फोर्स्ड वे में जो है लेबर कराना, सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, ये सब के लिए ये प्रोहिबिट करता है, ठीक है। इसके लिए जो है ये इट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन। यह जो है किसी भी इंडिविजुअल को केवल स्टेट से नहीं बचाता है, यह किसी भी प्राइवेट पर्सन से भी इंडिविजुअल को बचाता है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स क्या है? सेलिंग और बाइंग ऑफ मैन, वोमेन और चिल्ड्रेन, मतलब कि सामान की तरह जो है मैन, वोमेन और बच्चे को जो बेचा जाता है उसको वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कहलाता है। इमोरल ट्रैफिकिंग इन वुमेन चिल्ड्रेन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, मतलब प्रोस्टिट्यूशन के लिए वुमेन और चिल्ड्रेन का जो इमोरल ट्रैफिक होता है वो सब। देवादासी, स्लेवरी, ये सब जो है ट्रैफिक में ऑफ ह्यूमन बींग्स में आते हैं। बिगाड़ में कंपल्सरी वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन, मतलब फोर्स लेबर, आपको बिना किसी पैसा के जो है आपसे ज़बरदस्ती काम कराना, ठीक है, बिगाड़ में आता है। उसका आर्टिकल 23 में प्रोवाइड किया जाता है एक एक्सेप्शन कि स्टेट को ये परमिट किया जाता है कि वो कंपलसरी सर्विस जो है पब्लिक सर्विस के लिए किसी भी इंडिविजुअल पे इम्पोज कर सकता है, जैसे कि मिलिट्री सर्विस हो गया, सोशल सर्विस हो गया, फॉर व्हिच इट इज़ नॉट बाउंड टू पे, जिसके लिए सरकार जो है पेमेंट के लिए बाध्य नहीं होगा। अगला है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्री। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर
इन एनी फैक्ट्री माइन और अदर हजार्डस एक्टिविटीज़। कोई भी हजार्डस एक्टिविटी फैक्ट्री में जो है 14 साल से बच्चों को रोज़गार पे रखने के लिए जो रोकथाम के लिए जो आर्टिकल है वो 24 में आपको बताया जाता है। बट इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट एनी हार्मलेस एंड इनोसेंट वर्क। जैसे कि आप सीरियल उरियल में बच्चे का देखते हैं, वो सब जो है अगर कोई भी हार्मलेस या इनोसेंट वर्क अगर है तो उसमें जो है प्रोहिबिशन मना ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यह जो है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन है। 25 में बारे में बताया गया कि सब पर्सन जो है इक्वली इंटाइटल है अपने धर्म को मानने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए, उसको प्रोपेगेट करने के लिए सबके वो जो है आज़ादी है। दूसरा है कि आर्टिकल 26 में है कि एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है किसी भी सेक्शन का, वो जो है अपना इंस्टीट्यूट जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है इस्टेब्लिश कर सकता है, रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकता है। ठीक है, ये सब है। उस राइट टू ओन और एक्वायर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो जो है वो एक्वायर कर सकता है। राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, वो जो है लॉ के अकॉर्डेंस जो है उस तरह के प्रॉपर्टी को जो है एडमिनिस्टर कर सकता है। एक सेकेंड तो उसके बाद आर्टिकल 25 जो है वो राइट ऑफ इंडिविजुअल वाइल आर्टिकल 26 जो है 25 जो है इंडिविजुअल के लिए है, 26 जो है रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए है। अगर 26 की बात करें तो कलेक्टिव है, कलेक्टिव सेंस में ये बात किया जाता है। 25 जो है इंडिविजुअल सेंस में बात किया जाता है। 27 जो है इसमें पर्सन को जो है अगर आप मतलब बताया गया है कि 27 में कि नो पर्सन शैल बी कंपेल टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन, कि किसी भी पर्सन को यह मतलब कि कंपेल मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो किसी भी पार्टिकुलर धर्म को प्रचार प्रसार के लिए वो टैक्स पे करे। ठीक है, अगला है आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। इसमें कोई नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। यह आर्टिकल 28 में दिया गया है। जैसे कि आर्टिकल 28 जो है डिस्टिंग्विशेज 4 टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होल्ली मेंटेन्ड बाय स्टेट, इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट एस्टेब्लिश्ड अंडर द एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट। ये 4 तरह के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे आर्टिकल 28 के तहत किसी भी तरीके का जो है आपको एजुकेशनल मतलब कि जो भी चीज़ें हैं इंस्टीट्यूशन मेंटेन नहीं किया, मतलब कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इसमें नहीं दिया जाएगा आपको। ठीक है, आगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसमें प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 29 में मेंशन है कि कोई भी सेक्शन है कि सिटीजन, किसी भी सेक्शन का सिटीजन जो इंडिया के किसी भी पार्ट में रह रहा हो, उसका अगर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर है, अपना अलग कल्चर है, तो वो अपने कल्चर को कंजर्व करने का अधिकार है उसका। जैसे कि माइनॉरिटी के रिस्पेक्ट में होता है, जैसे कोई ट्राइबल एरिया हो गया, उसका जो कल्चर अलग होता है, लैंग्वेज अलग होता है, तो उसको जो है कंजर्व करने का जो राइट है वो आर्टिकल 29 में है। 30 में जो है कि माइनॉरिटी के पास ये राइट है कि वो एस्टेब्लिश कर सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को और उसको जो है अपने एंड पे एडमिनिस्टर भी कर सकता है। आगे है आर्टिकल 32, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। यह एक डिक्लेरेशन है फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन जो कि है, इसके बगैर जो है फंडामेंटल राइट पूरी तरीके से मीनिंगलेस है। मतलब कि अगर फंडामेंटल राइट का इन्फोर्समेंट की बात किया जाए तो आर्टिकल 32 में ही मेंशन है। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आर्टिकल 32 के तहत ही जो है आपको फंडामेंटल राइट जो है इन्फोर्स किया जाएगा, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। किसको, उस एग्रीव्ड सिटीजन को, मतलब जो इससे ग्रसित है, मतलब जिसको ये, जिसके साथ ये मतलब कि वायलेट हुआ है। आर्टिकल 30 को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि यह आर्टिकल जो है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है एक तरह से। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है।
हाँ, ये कहा गया सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द हार्ट ऑफ इट, ये इसका जो है भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो है आर्टिकल 32 के बारे में कहा गया। इसके वायलेशन पे हमने बताया कि इसके वायलेशन पे जो है कोर्ट जो है रिट्स इशू कर सकता है इसके इन्फोर्समेंट के लिए। रिट्स के बारे में हमने बताया, इसको ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियो में कर रखा है, तो आप उसमें देख सकते हैं रिट्स क्या है, उसके क्या टाइप्स है, ये सब जो है हम आपको करा चुके हैं। अब है आर्म फोर्स एंड फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 33 में इम्पावर किया जाता है पार्लियामेंट को टू रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट ऑफ द मेंबर। मतलब कि अगर किसी भी आर्म फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स के मेंबर के अगर फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट करना है तो पार्लियामेंट को ये जो है ये शक्ति प्रदान है कि वो जो है उसके फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, एब्रोगेट कर सकता है। उसके लिए आर्टिकल 33 में यह चीज़ मेंशन है। उसके बाद मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट। मार्शल लॉ के बारे में हमने पहले भी बताया है कि मार्शल लॉ जो है वो हमारा जो आर्टिकल है 34 उसमें जो है मेंशन है, यह रेस्ट्रिक्शन है फंडामेंटल राइट का। जब मार्शल लॉ फोर्स में होता है किसी एरिया में तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट पे रेस्ट्रिक्शन रहता है, ठीक है। यह पावर किसको पास है, तो यह पावर पार्लियामेंट के पास है यहाँ, ठीक है। यह जो मार्शल लॉ जो है वो इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी से अलग है। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल राइट, जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हमने देख लिया, ठीक है। चलिए अब इसमें अगर मान लेते हैं कि कोई क्रिटिसिज्म की बात करें तो एक्सेसिव लिमिटेशन है, नो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स के बारे में डिस्कस किया गया है, कोई क्लैरिटी नहीं है। मतलब ये सब जो है क्रिटिक्स का जो है ये पॉइंट है कि कोई परमानेंसी नहीं है, सस्पेंशन जो है इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड कर दिया जाता है, एक्सपेंसिव रिमेडी है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है, नो कंसिस्टेंट फिलोसफी है। तो ये सब जो है आपको जो है क्रिटिसिज्म है। बाकी जो है ये आपका फंडामेंटल राइट हो गया। ये आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ें था हमने देखा था। 12 में आपको स्टेट का डिफाइन किया गया, 13 में जो है उस लॉ के बारे में इनकन्सिस्टेंट बता दिया गया जो कि मतलब कि लॉ के कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब कि अकॉर्डिंग नहीं है, और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट मतलब है। इसमें जो है आपका जुडिशियल रिव्यू आया, जुडिशियल रिव्यू 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, 15 में प्रोहिबिशन जो है ग्राउंड डिस्क्रिमिनेशन पे प्रोहिबिशन है, रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ पे। 16 में है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। 17 में अनटचेबिलिटी का एवोल्यूशन। 18 में टाइटल्स का एवोल्यूशन। 19 में जो है सर्टेन राइट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन जो है उसके रिलेटेड है। इसमें जो है पहले कितना 7 थे, उसमें से एक जो है एफ जो है हटा दिया गया था 19(1)(f), वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। कौन से हटाया गया था, 44th अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया गया था। अब जो इसमें 6 राइट है। उसका 20 जो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज, ठीक है। इसमें भी 3 चीज़ें हैं कि आपको डबल जियोपार्डी नहीं होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो नहीं हो सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें था इसमें ऑलरेडी हमने बताया। 21 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से है। 21 जो है राइट टू एजुकेशन। 22 जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन और अरेस्ट के अगेंस्ट में है। 23 जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर से रिलेटेड है। 24 जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्री से रिलेटेड है। 25 में है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस जो भी है रिलीजन को जो है प्रैक्टिस करने और प्रोपेगेशन से रिलेटेड है। 26 है रिलीजियस अफेयर्स के मैनेजमेंट से रिलेटेड। 27 फ्रीडम है, कोई भी सिटीजन को कंपेल नहीं किया जा सकता है कि वो जो है रिलीजियस टैक्स पे करे किसी भी प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन को। 28 में है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं से मतलब कि नहीं दिया जाएगा। 29 है माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। 30 आपका हो गया माइनॉरिटी के जो है अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकता है और एडमिनिस्टर कर सकता है। 31 तो रिपील कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। और 32 जो है वो आपका फंडामेंटल रिमेडी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, ये सब हो गया। बाकी ये सब जो है जैसे कि 34 मार्शल लॉ से रिलेटेड है। 33 जो है वो पार्लियामेंट को पावर है कि वो जो है पार्ट फोर्सेस का जो है फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी
सेशन को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें किसी तरह का आपको सुझाव या आपको लगे कि ये चीज़ मिस हो गया तो आप ज़रूर उसको मेंशन कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल रेस टू परीक्षा को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट जो है आपको इस चैनल के थ्रू आपको मिलेंगे, जो आपको कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए, आज के लिए बस इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।